हमारे पास इंथैल्पी है। फिर हम इंथैल्पी चेंज को देखते हैं, व्हाट इज इंथैल्पी चेंज। फिर हमने बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग को थोड़ा स्टडी करना है इन टर्म्स ऑफ इंथैल्पी चेंजेस। और फिर हम इसकी कोशिश करेंगे बॉन्ड एनर्जीज भी कैलकुलेट करना सीखें। तो सबसे पहले हमारे पास जो इंथैल्पी है डेट इज द हीट कंटेंट, यानी कि एक आपके पास सिस्टम कितनी हीट रखता है, बेसिकली उसकी हीट की वैल्यू क्या है, डेट इज उसकी इंथैल्पी। या इसको आप ये भी कह सकते हैं डेट इज द थर्मल एनर्जी, हीट को हम जो कहते हैं थर्मल एनर्जी, वो होती है एक सिस्टम की इंथैल्पी। फिर अब आपको पता है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन उसको हम एंथैल्पी को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एनर्जी है तो किलो जॉल में इसके यूनिट्स होते हैं। अब इंथैल्पी चेंज भी एक चीज होती है। उसके लिए आपको पता, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है डेल्टा, डेल्टा आप डेल्टा टी लिख लें, डेल्टा एस लिख लें। डेल्टा जो वर्ड यूज होता है डेट इज फॉर चेंज, यानी कि अगर मैं इस तरह लिखूंगा डेल्टा टी डेट इज टेम्परेचर चेंज या टेम्परेचर डिफरेंस, तो इसी तरह यहाँ पे डेल्टा एच लिखा जाता है फॉर इंथैल्पी चेंज, कि इंथैल्पी में जो डिफरेंस या थर्मल एनर्जी में जो डिफरेंस आ रहा है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, कि आपके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जो एनर्जी चेंज आ रही होती है, डेट इज द इंथैल्पी चेंज। जो आपकी थर्मल एनर्जी चेंज हो रही होती है उसको हम डेल्टा से प्रेजेंट करते हैं। आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, आप डिफरेंट डेल्टा का वर्ड यूज करते हैं, मैथ्स में यूज होता है। तो डेट इज फॉर चेंज या डिफरेंस, तो ये मैंने लिखा है डेल्टा एच। इंथैल्पी चेंज इसके यूनिट्स होते हैं किलो जॉल पर मोल। यूनिट्स आपको याद होने चाहिए, बिकॉज जब आप बॉन्ड एनर्जीज कैलकुलेट करेंगे तो आपको वहाँ पे यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये डेट इज फॉर चेंज, ठीक है। अब मैंने लिखा है चेंज कैसे आता है, डेट इज ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। यानी आपको पता है कि जब एक केमिकल रिएक्शन होगा तो आपके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रही है, तो उसमें एनर्जी चेंज आता है। कभी आपका सिस्टम एक्सोथर्मिक होता है, कभी एंडोथर्मिक आता है। तो उसमें जो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट का डिफरेंस होता है डेट इज द इंथैल्पी चेंज। जैसे अगर मैं यहाँ पे प्रोफाइल्स में हम बात करें तो देखें यहाँ पे एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट की एनर्जी कम है या इंथैल्पी कम है, और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है या उनकी एनर्जी या उनकी थर्मल एनर्जी ज्यादा है। तो डेट इज द डिफरेंस, ये जो डिफरेंस आता है इसको हम डेल्टा एच कंसिडर करते हैं। अगर हम एक्सोथर्मिक की बात करें तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, लोअर लेवल पे है। तो जो डिफरेंस होता है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट दैट इज कंसिडर्ड एज डेल्टा एच, यानी कि रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करके आप जो डिफरेंस निकाल रहे हैं डेट इज डेल्टा एच। जो इसकी इंथैल्पी की चेंज है या इसकी थर्मल एनर्जी का जो डिफरेंस है या इसके इंथैल्पी का, एनर्जी का, थर्मल एनर्जी, ये तीनों टर्म्स एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये आपके पास मैंने लिखा भी है डिफरेंस इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स थर्मल एनर्जी डेट इज इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी एक बेसिकली एक सिस्टम की अपनी हीट कंटेंट है, उसकी हीट की वैल्यू है। और जब वो एक रिएक्शन में रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट चीज चेंज होती है तो डेट इज कंसिडर्ड एज द इंथैल्पी चेंज। यहाँ तक बेटा क्लियर है बात? यस। जी बाकी बताएं। यस सर। ठीक है। अब इसमें डेल्टा एच की वैल्यू चेंज होती है, वो अभी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। वो बेसिकली जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो इंथैल्पी चेंज होती है जो हम निकालते हैं, जिसमें आप नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू को लेके आते हैं। वो बेसिकली इंथैल्पी चेंज होती है जिसको हम बॉन्ड एनर्जीज कैलकुलेट या इंथैल्पी चेंज उसको हम यूज करते हैं ना, वर्ड यूज करते हैं। वो आपको, हमें पता है कि दो टाइप के रिएक्शन हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने एंड तक यही पढ़ना है कि ये आपका एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। तो उस वो डिपेंड करता है ऑन दी डेल्टा एच वैल्यू। कैसे कि अगर डेल्टा एच की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही होगी तो वो आपका सिस्टम होगा एक्सोथर्मिक, ठीक है। यानी एक्सोथर्मिक सिस्टम होगा तो उसको उसको चीजें आप जरा आपके जहन में अपना एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि अगर एक्सोथर्मिक है इसका मतलब है कि आपके जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी है वो ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। तो उसका जो उसके रिजल्ट में आपकी जब भी डेल्टा एच की वैल्यू आएगी डेट इज नेगेटिव, ठीक है। यानी कि आपके सिस्टम ने हीट रिलीज की है, तो उसके लिए आपके जो सिस्टम की जो अपनी एनर्जी है वो कम हो गई है, तो इसलिए वो नेगेटिव हो जाती है।
जब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो वो आपका एंडोथर्मिक होगा। इसका मतलब है कि आपका जो सिस्टम है उसने हीट एब्जॉर्ब की है, तो उसके डेल्टा एच की इंथैल्पी चेंज की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसको इतना आपने कंफ्यूज नहीं करना, कॉन्सेप्ट आपके लेवल पे इतना ही है कि अगर आपको ये पता हो कि डेल्टा एच नेगेटिव हो तो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है, डेल्टा एच पॉजिटिव हो तो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है, तो आपके लिए काफ़ी होता है आपके लेवल पे। तो आपने बस ये सिंपल याद रखना है, डेल्टा एच जब भी नेगेटिव आएगा तो सिस्टम एक्सोथर्मिक है, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा है तो आपका सिस्टम एंडोथर्मिक है। यहाँ तक बेटा क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। जी बेटा क्लियर है, सर आगे चलें जी। तो यस। सर लाइक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, अब उसमें लाइक रिएक्टेंट्स की ऑलरेडी एनर्जी कैसे हाई होती है, मतलब कोई रीजन होती है? हाँ देखें, हमारे जो रिएक्टेंट्स है ना, उनको रिएक्शन करवाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। एक्टिवेशन एनर्जी का पता है आपको ना? यस, जो एनर्जी मतलब हम देते हैं, सप्लाई करते हैं हाँ, रिएक्शन मतलब करवाने के कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायरमेंट होती है एक रिएक्शन करवाने के लिए, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब वो बेसिकली कुछ इसमें ना इनर्टनेस आ जाती है, अनरिएक्टिविटी आ जाती है। कैसे? अगर देखें नाइट्रोजन एक आपके पास अनरिएक्टिव है, या लीस्ट रिएक्टिव कंसिडर कर लें, वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करती ना, तो उसको आपको एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। और वो एक्टिवेशन एनर्जी आप हाई टेम्परेचर की सूरत में या लाइटनिंग की सूरत में उस वहाँ पे बनती है ना, आपकी नाइट्रोजन रिएक्ट करती है। तो नाइट्रोजन की एनर्जी कम है, मतलब कि नाइट्रोजन की एनर्जी कम नहीं है, नाइट्रोजन की एबिलिटी टू रिएक्ट वो कम होती है। तो उन रिएक्टेंट्स को आपको एनर्जी देनी पड़ती है ज़बरदस्ती, ताकि वो रिएक्ट कर सके। कुछ ऐसे रिएक्टेंट्स होते हैं, मतलब हमने शायद ये पढ़ा था, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं। स्पॉन्टेनियस वो होते हैं जो खुद ब खुद हो जाते हैं, उनके रिएक्टेंट्स की एनर्जी पहले ही इतनी होती है कि अगर आप उनको सिंपल मिक्स भी करें ना तो वो रिएक्ट कर जाएंगे। कुछ ऐसे रिएक्टेंट्स होते हैं जिनको हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं, जिसमें आपको दोनों चीज़ों को मिक्स किया, दोनों सब्सटेंसेस को मिक्स किया, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर पाते। उनको हीट की रिक्वायरमेंट होती है, फिर हम उनको बंसन बर्नर पे या उनको कोई भी फ्लेम पे लेके जाते हैं, जो हीट होती है वो उनको एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करती है फॉर रिएक्शन, तब वो रिएक्ट करते हैं। तो कुछ रिएक्टेंट्स की एनर्जी पहले ही हाई होती है, वो इजीली रिएक्ट कर जाते हैं, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको आपको कोई ना कोई एनर्जी एक्स्ट्रा देनी पड़ती है टू रिएक्ट। वही केस यहाँ पे है। एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन है वो आपके रिएक्टेंट्स पहले ही हाई एनर्जी पे हैं, यानी उनको आप सिंपल मिक्स भी करें। अब मीथेन को आप जरा, मीथेन है जैसे आपके घरों में गैस है आती है, उसको आप जरा सा फ्लेम में तो जल जाती है, ठीक है? तो उसकी एनर्जी बहुत कम है, फौरन रिएक्ट कर जाती है और रिएक्शन दे देती है। तो उनके रिएक्टेंट्स यानी मीथेन की रिएक्टेंट, मीथेन और ऑक्सीजन के रिएक्टेंट्स, जो आपके जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी एनर्जी हाई है, तो उसके रिजल्ट में आपको एनर्जी, वो पहले हाई एनर्जी पे होते हैं। और कुछ जैसे नाइट्रोजन की एग्जांपल आप ले लें, तो वो नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। नाइट्रोजन एयर में है, ऑक्सीजन भी एयर में है, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करती, ठीक है? क्योंकि वो आपके पास अनरिएक्टिव है, आपके पास नाइट्रोजन एट दिस टेम्परेचर, तो उसको हमें ज़बरदस्ती एनर्जी देनी पड़ती है टू रिएक्ट। समझ आइए बेटा? यस सर। यस सर। तो ये हमारी सारी कहानी होती है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक की रिएक्शंस की। फिर हमने ये इंथैल्पी और इंथैल्पी चेंज आपने नोट कर लिया होगा। हमने आगे करना होता है, हमारे पास है बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग। तो होता ये है बेसिकली, देखें कि जब मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिखता हूँ, मिथेन का ही हम स्टडी करें तो मिथेन का ही लिख लेते हैं। हमने ऑर्गेनिक पढ़ ली है, हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ लिया है, तो अब आपको मैं यहाँ पे उनका डिस्प्लेड फार्मूला ही बनाता हूँ, तो ताकि हमें अब समझ आ जाए। तो मिथेन का मैं बनाता हूँ, मिथेन इज CH4, CH4, ठीक है? चलें पहले मैं रिएक्शन लिखता हूँ ताकि फिर हम उसके बैलेंसिंग के लिहाज से कर लेते हैं। CH4 प्लस 2O2, तो आपके पास बनता है, ये बैलेंस इक्वेशन है, 2H2O। ये मिथेन की कंबस्शन की इक्वेशन है, हमने ऑर्गेनिक में पढ़ी हुई है। ये हमें एनर्जी देती है। तो मैं ऊपर इसके यहाँ पे इसका डिस्प्लेड बनवा रहा हूँ।
तो ये बाहर टू आ जाएगा। अगर हम इतना लिखें तो ओ का डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। एरो कार्बन डाइऑक्साइड है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता होगा, बॉन्ड हमने पढ़ा है कार्बन डाइऑक्साइड का। प्लस आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं और ये आपके पास वाटर होता है। जी बेटा, ये समझ आ गई जो मैंने ऊपर लिखा है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब ये देखें कि आपके पास रिएक्टेंट वाली साइड पे बॉन्ड हैं और प्रोडक्ट वाली साइड पे बॉन्ड। तो जब ये रिएक्शन होगा ना, तो आपको इन रिएक्टेंट्स, ये जैसे ये जो रिएक्टेंट्स है, मीथेन आपका रिएक्टेंट है, सेकंड रिएक्टेंट ये ऑक्सीजन है, इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा। इनके बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो आपके पास ये चीज बनेगी और ये चीज बनेगी। ये बात क्लियर है? यस। यस सर। तो पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड्स बनते हैं। ये आपके पास, इनको हम कहते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग। यानी रिएक्टेंट वाली साइड पे आपकी बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और आपकी प्रोडक्ट साइड वाली पे साइड पे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि जब आपने बॉन्ड ब्रेक करवाना है मीथेन के अंदर, देखें कितने कोवलेंट बॉन्ड्स हैं? फोर। 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 फोर सिंगल बॉन्ड्स हैं। और ऑक्सीजन के अंदर एक ही डबल कोवलेंट बॉन्ड है, इसके यहाँ पे चार हैं, वन टू थ्री एंड फोर। तो आपको ये चार बॉन्ड्स ब्रेक करवाने पड़ने हैं। मीथेन के कार्बन और हाइड्रोजन का सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है और ऑक्सीजन में एक ही डबल कोवलेंट बॉन्ड है बिटवीन ओ टू मॉलिक्यूल, टू मॉलिक्यूल, टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड से फॉर्मेशन हम बाद में देखते हैं। तो अब आपने इनके बॉन्ड्स ब्रेक करवाने हैं, फिर आपके न्यू बॉन्ड्स बनने हैं। तो मुझे ये बताएं कि बॉन्ड ब्रेक करवाने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी या उससे एनर्जी मिलेगी? देनी पड़ेगी सर। लाजमी बात है, आपने किसी चीज को तोड़ना है, आप ये सोचें किसी चीज को आपने ब्रेक करवाना है तो उसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो बॉन्ड ब्रेकिंग और एनर्जी जब हम किसी चीज को देते हैं तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। आप कुछ सोचे एनर्जी किस जब देते हैं किसी, एंडोथर्मिक। हाँ, कि आपने एनर्जी देनी है तो एनर्जी जब आप एक चीज को दे रहे हैं तो वो आप क्या कह रहे हैं, एंटर करवा रहे हैं या उससे एनर्जी एग्जिट हो रही है? एंडोथर्मिक होगा सर। एंटर करवा रहे एंडोथर्मिक। हाँ, तो बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक। बेटा ये क्लियर है? यस यस। सर। ठीक यस है। सर। अब देखें बॉन्ड ब्रेकिंग पे हम आ गए। अब हम आते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन पे। बॉन्ड फॉर्मेशन में ये होता है कि जब आपके पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और जब न्यू बॉन्ड्स बनते हैं तो उसके रिजल्ट में आपके पास एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी केमिस्ट्री में आप या ओ लेवल्स में पढ़ें या जब आप ए लेवल्स में जाएंगे, तो एक कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है जो आपके साथ रहेगा, वो ये है कि जहाँ पे भी फॉर्मेशन हो रही हो, जहाँ पे भी कहीं पे अट्रैक्शन डेवलप हो रही हो, जहाँ पे भी कोई अट्रैक्शन डेवलप हो रही हो, मैं इसकी सिंपल एग्जांपल आपके लेवल पे ही देता हूँ, एडवांस लेवल थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाए। आपका NaCl वाटर में डिजॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब NaCl सिंपल है, आपने NaCl सोल्यूशन पढ़ा हुआ है। NaCl को वाटर के मॉलिक्यूल्स आके होल्ड करते हैं और वो उनके लैटिस की एनर्जी को ब्रेक करवा के अपने अंदर डिसॉल्व करवा देते हैं। उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, वो भी इलेवंथ का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप समझे जरा। होता यह है कि जब NaCl का लैटिस ब्रेक होता है, वहां से लैटिस, तो वो आपका वाटर मॉलिक्यूल जब उसे ब्रेक करवा के अपने साथ अट्रैक्शन डेवलप करवाता है तो उसके रिजल्ट में हीट रिलीज होती है, बिकॉज उसके अंदर आपकी अट्रैक्शन डेवलप हो रही होती है बिटवीन द आयंस ऑफ NaCl एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो उसको हम कंसिडर करते हैं एज एक्सोथर्मिक। उसके रिजल्ट में आपकी हीट रिलीज होती है, ठीक है, क्योंकि आप का जब भी डिजॉल्व करते हैं तो आपका टेम्परेचर राइज करता है। अगर हम
आपको महसूस नहीं होता, लेकिन आप अगर थर्मामीटर से चेक करें तो आपका टेम्परेचर राइज कर रहा होता है। उसकी रीज़न ये है, बिकॉज जहाँ पे अट्रैक्शन डेवलप होती है, जहाँ पे न्यू बॉन्ड्स बनते हैं, वहाँ पे हीट रिलीज होती है। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। जहाँ पे भी बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, कोई भी बॉन्ड बन रहा हो, कोई भी अट्रैक्शन डेवलप हो रही हो, डेट इज एक्सोथर्मिक, वहाँ पे हमेशा हीट रिलीज होगी। बॉन्ड ब्रेक करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। बॉन्ड फॉर्मेशन होती है जहाँ पे न्यू अट्रैक्शन डेवलप होती हैं, वहाँ पे हमेशा हीट रिलीज होती है। तो हीट रिलीज होती है तो डेट मीन्स कि आपके पास जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो एक्सोथर्मिक होता है। जी बेटा, ये बात क्लियर है? यस सर। जी यस बाकी में। सर। तो ये अब आपने याद रखना है कि बॉन्ड फॉर्मेशन जहाँ पे भी जो भी बॉन्ड बन रहा हो, वहाँ पे हमेशा हीट रिलीज होती है। वहाँ पे अट्रैक्शन डेवलप हो रही होती है, तो वो उसके रिजल्ट में हीट रिलीज होगी। तो ये आ गया बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग, आपको कब हीट देनी पड़ रही है और कब हीट आप हो रही है। अच्छा, अब होता क्या है कि आपको जब भी ओवरऑल रिएक्शन की देखनी पड़ती है ना, यानी जब आप इस पूरे रिएक्शन की डेल्टा एच निकालेंगे, भी हम देखते हैं। और हमने ये पढ़ा है कि डेल्टा एच अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो एक्सोथर्मिक है, और डेल्टा एच जब पॉजिटिव आ रहा है तो वो एंडोथर्मिक है। अब देखिए, यहाँ पे हमने बॉन्ड को ब्रेक करवाया, उसके लिए हमें एंडोथर्मिक, यानी वो एंडोथर्मिक कंसिडर होते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। और उसके रिजल्ट में जब बॉन्ड बनते हैं तो वहां से हीट रिलीज होती है। फिर हम इसका ओवरऑल रिएक्शन पे इफेक्ट देखते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन पे क्या इफेक्ट आता है। मतलब मेरा ये कहने का है कि हमने हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही है बॉन्ड ब्रेक करवाने के लिए, या उसके रिजल्ट में बॉन्ड फॉर्मेशन से हमें एनर्जी ज़्यादा मिल रही है। तो मुझे ये बताएं कि अगर मैंने इसी रिएक्शन में बॉन्ड को ब्रेक करवाने के लिए एनर्जी दी, वो कम दी, और उसके रिजल्ट में जब बॉन्ड बने तो उसके रिजल्ट में जो हीट रिलीज हुई वो ज्यादा हुई, तो आपका ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। क्यों? क्योंकि आपके बॉन्ड फॉर्मेशन से जो हीट रिलीज हो रही है या एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज्यादा है। इसका मतलब है हीट रिलीज ज्यादा हो रही है, आपको एनर्जी जो देनी पड़ रही है वो कम देनी पड़ रही है। तो डिफरेंस जो होता है बेसिकली, जो डिफरेंस होता है energy required to break the bond minus energy released after the formation of bond, उनका जो डिफरेंस होता है डेट इज डेल्टा एच। तो इधर हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, अगर हम, क्योंकि हमें आगे यूज होना है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड माइनस एनर्जी रिलीज व्हेन न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। बेसिकली रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट होता है, कि रिएक्टेंट्स को के आपने बॉन्ड ब्रेक करवाने होते हैं, प्रोडक्ट के बॉन्ड बनते हैं। तो जितनी आप रिएक्टेंट को एनर्जी दे रहे हैं और जितनी प्रोडक्ट से एनर्जी रिलीज हो रही है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आपकी वैल्यू होती है डेल्टा एच की, डेट इज इंथैल्पी चेंज। इसको हम पढ़ते हैं इंथैल्पी चेंज, जो आपने निकालनी होती है किसी भी एक रिएक्शन की। और वो अगर नेगेटिव या पॉजिटिव आती है, अगर नेगेटिव आएगी तो उसको आप एक्सो कहते हैं, कि ये ओवरऑल रिएक्शन एक्सो था। और अगर पॉजिटिव आती है तो आप उसे कहते हैं ये ओवरऑल रिएक्शन एंडो था। बेटा यहाँ तक बताएं, समझ आ गई है? यस सर। यस सर। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दी बॉन्ड्स माइनस एनर्जी रिलीज्ड व्हेन न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। यानी जितनी आपको एनर्जी देनी पड़ रही है रिएक्टेंट्स को, उसमें से माइनस करते हैं प्रोडक्ट की, तो आपके पास ओवरऑल डिफरेंस निकलता है। तो ये हमारे पास होता है बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग, और उसके रिजल्ट में जो बेसिकली वो कभी ऐसे ही पूछ लेता है कि आपको रिएक्टेंट्स के पूछ लेता है कि इनकी बॉन्ड एनर्जीज निकालें, और पूछ लेता है कि ये एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक।
तो वहां पे आपने सोचना है कि ये हम मुझसे ओवरऑल रिएक्शन की नहीं पूछ रहा, ये मुझसे सिर्फ रिएक्टेंट्स की पूछ रहा है, और रिएक्टेंट्स के बॉन्ड को मैंने ब्रेक करवाना है। तो रिएक्टेंट्स के जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो हमेशा एंडोथर्मिक होंगे। सिमिलरली एक्सो जो आपके प्रोडक्ट वाली साइड पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, अगर वो आपको दे दी जाए कि उनकी बॉन्ड एनर्जीज निकालें, उनकी वैल्यूज कैलकुलेट करें, तो डेट विल बी ऑलवेज एक्सोथर्मिक, बिकॉज बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, उसकी हमेशा नेगेटिव वैल्यू आएगी और इसकी पॉजिटिव आएगी। कभी वो इस तरह भी चेक कर लेता है आपको कि इसको आइडिया है कि बॉन्ड ब्रेकिंग क्या चीज़ है, बॉन्ड फॉर्मेशन क्या चीज़ है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। अब हम चलते हैं जी बॉन्ड एनर्जीज को कैलकुलेट करने की तरफ। इसी रिएक्शन को लिख लेते हैं, आपने यही रिएक्शन हम ले लेते हैं। अच्छा, इसमें आपके लिए सिंपल होता है कि आपको ना वो टेबल दे दिया जाएगा। इसकी जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे पास्ट पेपर के, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो आपको इसमें टेबल दे दिया करता है जिसमें आपके पास हर बॉन्ड की वैल्यू दी होती है, यानी कार्बन ऑक्सीजन के, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन का कार्बन के साथ, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ, आपने वहां से सिर्फ वैल्यू पिक करनी होती है। जैसे मैं यहाँ इसके लिए मैं लिखता हूँ वैल्यूज। बेटा बुक है आपके पास फिलहाल? बुक यस है? सर। जरा खोलें पेज नंबर, उसका खोलें 155। और मुझे टेबल गिवन है, मुझे यहाँ से वैल्यूज बताएं जल्दी से, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। 155 पे टेबल पे वैल्यूज गिवन है, इनकी बॉन्ड एनर्जीज की, वो मुझे लिखवाएं। सर सबसे पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड, जी। उसकी वैल्यू है 436। ले डोल पर मोल, ठीक है। ये सारों की ये यूनिट्स होंगे। आगे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड और 435 है उसकी वैल्यू। ठीक है, आगे। अगला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है और 464 उसकी वैल्यू है। ठीक है। अगला कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, उसकी वैल्यू है 347। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है 498। फिर कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, उसकी वैल्यू है 803। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड है, 945 वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। हमारे पास ये संग टेबल आपको दे दिया जाएगा, 12 जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपके पास वैल्यूज होंगी। हमने निकालना क्या होता है, हमने इसमें सिंपल होता है, सिंपल मैथ्स है, कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं होती इसमें। मसला ये होता है बच्चों से वैल्यूज देखनी नहीं आती। देखें, ये एक रिएक्शन है, मिथेन वाली देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज इसी की हैं अभी। मिथेन का आपने जब ये देखना है ना, कभी वो आपको डिस्प्लेड फार्मूला दे देगा, तब तो बड़ी आसानी है आपके लिए, आप सिंपल देखेंगे कितने बॉन्ड्स हैं और वो वैल्यू निकाल लेंगे। कभी वो डिस्प्लेड नहीं, इस तरह आपके पास इक्वेशन दे देता है, सिंपल इक्वेशन जैसे नीचे लिखे CH4+2O2 कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर। तब प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत बच्चों को जिनको नहीं समझ आती। आपने इसको बेहतर ये होता है कि आप जो भी वैल्यू हो, आप उस जो भी यानी इक्वेशन हो उसको डिस्प्लेड में ले जाएं, बेहतर आपके लिए ये है। और ये आती अक्सर अमूमन ऑर्गेनिक का ही आती है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक होगा तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप उसको डिस्प्लेड में बना लें, ताकि आप एक्चुअल उसके बॉन्ड कैलकुलेट कर पाएं इजीली। इस तरह डायरेक्ट अभी अभी आप फंस भी सकते हैं। तो मैंने इसलिए ऊपर पहले ही लिख ली थी, मुझे पता था मैंने आज ये करवाना है। तो मिथेन के देखें आप बॉन्ड, अब हम बॉन्ड कैलकुलेट करना देखते हैं कि हमने कैसे बॉन्ड को कैलकुलेट करना है। हम सबसे पहले बॉन्ड एनर्जीज निकालते हैं रिएक्टेंट वाली साइड पे। हम ये चाह रहे हैं कि हमने इस पूरे ओवरऑल रिएक्शन की डेल्टा एच निकालनी है। हम देखना चाह रहे हैं कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने देखिए इक्वेशन लिखी थी आपको समझाने के लिए, कि हमने रिएक्टेंट्स को जो एनर्जी देनी है वो निकालनी है, यानी कि उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करवाने के लिए जो एनर्जी मिलती है उसको हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। यानी कि एक सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करवाने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, डेट इज कॉल्ड द बॉन्ड एनर्जी ऑफ स्पेसिफिक बॉन्ड। तो जैसे कार्बन हाइड्रोजन के एक सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करवाना है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू होती है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस एनर्जी रिलीज्ड व्हेन न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो हम रिएक्टेंट वाली साइड का निकालते हैं सारे बॉन्ड्स की वैल्यू,
और प्रोडक्ट वाली साइड पे निकालते हैं, फिर उन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, तो हमारे पास ओवरऑल डेल्टा एच की वैल्यू आ जाती है। बेटा ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो पहले हम रिएक्टेंट वाली साइड पे निकालते हैं। यानी ये रिएक्टेंट्स वो है जो आपको बॉन्ड ब्रेकिंग है। रिएक्टेंट्स बॉन्ड एनर्जी। तो रिएक्टेंट हमारे देखें क्या है, मीथेन और ऑक्सीजन, और ये इनके डिस्प्लेट बने हुए हैं। तो मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन वाले कितने बॉन्ड है बेटा? 4। 4। और ये देखें, ये चीज आपके पास गिवन है, कार्बन हाइड्रोजन वाला सिंगल बॉन्ड उठाना है आपने। वैल्यू कौन सी उठानी है? कार्बन हाइड्रोजन वाले सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, ध्यान से करना है। अगर यहाँ पे कोई अल्कीन होगा तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, तो उसकी वैल्यू ये है, यहाँ पे है नहीं है, तो वो फिर कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड की वैल्यू आपने उठानी होती है, और काउंट जरा ध्यान से करना होता है। तो पहला स्टेप ये है कि हम निकाल रहे हैं भाई जी मीथेन की। पहला रिएक्टेंट मीथेन था आपका, CH4। तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी बॉन्ड एनर्जी की? देखें, चार कार्बन कार्बन के, कार्बन और हाइड्रोजन के चार बॉन्ड थे, वो लिखेंगे 4, मल्टीप्लाई बाय एक बॉन्ड की वैल्यू कितनी है, 435, तो वो आप लिख लेंगे। सेकंड आपके पास जो रिएक्टेंट है डेट इज ऑक्सीजन, O2। और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड की वैल्यू आपके पास ये है, ये देखें 498। तो बीच में ये प्लस होता है, यानी मिथेन प्लस दूसरा आपके पास ऑक्सीजन है, तो इसकी वैल्यू लिखेंगे आप। ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड की वैल्यू है 498। अच्छा, अब ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं? 2। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे विद 2, और बाद में इन दोनों को ऐड कर देंगे। बेटा ये बात क्लियर है? यस सर। यहाँ पे यस ना सर। समझ आए मुझे बताइएगा। इसको करें कितनी वैल्यू निकलती है मल्टीप्लाई करने के बाद? यानी मैं अभी रिएक्टेंट वाली साइड पे कर रहा हूँ, तो 4 इंटू 4, क्या वैल्यू निकलती है बेटा? कैलकुलेटर है? सर ये बन रही है 2736। ये आपके पास बॉन्ड ब्रेकिंग, वो एनर्जी जो आपने इनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए, वो आपने ये निकाल ली। ठीक है, अब हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होता है वो हम निकालते हैं। कभी वो अक्सर पेपर में ये भी दे देता है कि वो सिर्फ आपसे ये कैलकुलेट कर लेता है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए, तो आप आगे आपको सिर्फ आपने यही निकालना होता है, लेकिन हम पूरा करते हैं। तो प्रोडक्ट वाली साइड से हम आते हैं। ये आपके पास होती है बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, ये एक्सो होती है, और ये आपके पास एंडो होता है, ये हमने पहले भी देखा है। तो आपके पास प्रोडक्ट में बन रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। मैं यहाँ पे सिर्फ वही लिख देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड। ये इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, पहली बात। बैलेंस्ड इक्वेशन आपने देख लेना है एक बार पेपर में कि इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं, अगर बैलेंस नहीं होगी तो फिर गलत करेंगे। 2 वाटर के मॉलिक्यूल, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का आप स्ट्रक्चर देखें, ये आपके पास है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में बेटा कौन सी वैल्यू उठाऊंगा मैं, कौन बताएगा? जल्दी बताएं जरा। सर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये वैल्यू उठाएंगे, और कितनी सिंगल लूंगा या इसके साथ कोई मल्टीप्लाई करूंगा नंबर को? मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से? 2 से। हाँ, क्योंकि इसके यहाँ पे देखें 2 कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड है ना, और ये सिर्फ सिंगल कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड की वैल्यू है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन के दो बॉन्ड्स हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है। तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद टू। समझ आइए बेटा। यस सर। जैनब यस सर। इफ्तिखार। ठीक है। फिर हमारे पास अगली जो चीज बन रही है, डेट इज 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब मुझे बताएं वाटर में कौन सा बॉन्ड है? एच ओ। सिंगल। OH बॉन्ड है ना? यस। और कितने OH बॉन्ड हैं? तो। दो। एक ये है और एक ये है। और एक OH की बॉन्ड की वैल्यू आपको मिल जाएगी इस टेबल से। यस। यस। 464। 464। ठीक है, आपने टेबल से वैल्यू सही तरह उठानी है। अच्छा, अब ये देखें, आपके वाटर में OH वाले दो बॉन्ड्स हैं और एक OH की बॉन्ड की वैल्यू है 464। अब जरा देखें इसको पहले। मैं क्या कर रहा हूँ, टू करूंगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई 464, क्योंकि एक OH बॉन्ड की वैल्यू 464 है। अब देखें इसके मोल्स कितने हैं? टू। 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 तो यानी कि टोटल दो मल्टीप्लाई में दो भी करना पड़ेगा मुझे, बिकॉज OH के दो बॉन्ड्स हैं और बाहर टू भी लगा हुआ है। तो टोटल आपके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ये बात समझ आई है? यस सर। यस सर। यानी कि मैं इसको ऐसे लिखूं अब, अगर तो आपको समझ आ जाएगी मुझे लगता है। ठीक है जी बेटा, बताएं जल्दी बताएं। ये क्लियर है बात? यस सर। यानी कि अगर मैं इधर यस। ये, लेट्स सपोज अगर ये 3 होता, तो फिर मुझे क्या करना पड़ता? फिर मैं किससे मल्टीप्लाई करता 464 को? 6। 6 से। ठीक है। एक OH के बॉन्ड की वैल्यू गिवन है, और लेकिन वाटर में दो OH के बॉन्ड्स होते हैं। तो 2, और बायर इक्वेशन के जो मोल्स हैं वो 3 हैं, तो मल्टीप्लाई होते हैं, तो फिर मुझे 6 से करना पड़ता। तो इसकी वैल्यू का आंसर बताएं मुझे जल्दी बेटा, क्या आंसर आ रहा है? 3462। ठीक है। ये आपने प्रोडक्ट वाली साइड पे बॉन्ड एनर्जीज निकालनी और आपने रिएक्टेंट वाली साइड पे। फिर हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा एच, इंथैल्पी चेंज निकालने का, कि ओवरऑल रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज निकालनी है। ये तो इंडिविजुअल थी। वो होती है डेल्टा एच बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस डेल्टा एच बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बॉन्ड ब्रेकिंग कितनी थी? 2736 माइनस 3462। बेटा क्या आंसर आ रहा है? -726। -726 किलो जॉल पर मोल। ये वैल्यू आ रही है माइनस में, तो डेल्टा एच माइनस में होता है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा बेटा? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। तो दिस इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इसके रिजल्ट में हीट रिलीज होती है। इसलिए हम इसको यूटिलाइज करते हैं एनर्जी लेने के लिए, मीथेन इसलिए आपको एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। समझ आइए अब? जी बेटा, बात यस सर। क्लियर है? देखें, जो सा रिएक्शन आपको एनर्जी देगा उसी को आप एज अ फ्यूल के तौर पे यूज कर सकते हैं ना। यस सर। तो ये देखें एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसके रिजल्ट में आपको इतनी एनर्जी मिलेगी 726। तो ये माइनस में आ रही, डेट इंडिकेट्स कि आप इसको एज अ फ्यूल के तौर पे यूज कर सकते हैं। ये आपको एनर्जी देगा। अगर कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसके रिजल्ट में एक्सोथर्मिक आ रहा हो, तो वो तो एज अ फ्यूल के तौर पे यूज नहीं हो सकता, बिकॉज वो एक्सोथर्मिक नहीं है, वो तो आपको एनर्जी नहीं दे रहा, वो तो उल्टा आपसे एनर्जी ले रहा है। तो ये भी चीज़ रिलेट होती है उसके साथ, कि कौन सी चीज़ फ्यूल के तौर पे यूज हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती। तो ये सिंपल सा इस तरह होता है, हमने निकालना होता है बॉन्ड एनर्जीज कैलकुलेट करना।
बेहतर ये होता है कि आप उसको पहले डिस्प्लेड में बना लें, आपके लिए आसानी है। होंगे सारे कोवलेंट बॉन्ड एनर्जीज, ये सारा कुछ सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए होता है। तो आप उसको डिस्प्लेड में बना के उनके बॉन्ड्स देख लें एक्चुअल कितने हैं, और उनको बस नंबर से मल्टीप्लाई करके एट द एंड आपने क्या करना होता है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी, जो हम जिनको हम बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, माइनस जितनी एनर्जी आपको प्रोडक्ट वाली साइड से मिल रही होती है, उनका डिफरेंस में पॉजिटिव आएगी तो एंडोथर्मिक, डेल्टा एच नेगेटिव आएगी तो एक्सोथर्मिक। इतनी सी बात है। जी बेटा, क्लियर है? कोई चीज़ मुश्किल हो तो बताएं। यस क्लियर। तो ये है ये हमारे पास इसके बाद कल ये चैप्टर एक्टिवेशन एनर्जी का छोटा सा टॉपिक है, और वो हम करेंगे कल। और उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इसके, ठीक है? तो ये चैप्टर आपका एंड हो, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव